गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 8 बुक हमारे अतीत भाग 3। लेसन नेम है स्वतंत्रता के बाद। ओके, देखिए आपने 7th में पढ़ा है कि भारत पर पहले मुग़ल साम्राज्य का शासन था, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद की जो घटनाएं हैं, जहाँ समस्याएं हैं, उनकी इस लेसन में हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक नया और खंडित राष्ट्र। खंडित मतलब बंटा हुआ, डिवाइड। ठीक है, अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। कौन सी चुनौतियां थी? कि भारत के अंदर एक अच्छी जो व्यवस्था है वह लागू करनी, और शिक्षा की नीतियां बनानी, और किस प्रकार से भारत में शासन को चलाना है, और लोगों को किस प्रकार से जो सुविधाएं हैं उपलब्ध करानी हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। ठीक है, उसके ही बारे में है। कहता है बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। भारत दो भागों में डिवाइड हुआ था ना, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, भारत। ठीक है, तो पाकिस्तान से जो 80,000 शरणार्थी शरण के लिए, ठीक है, जो लोग आए थे, 80,000 भारत में आए थे, इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना। ठीक है, इतने लोगों का रहने का इंतज़ाम करना, ठीक है, ये भी तो एक बड़ी चुनौती है ना। और उन्हें रोज़गार भी देना। ठीक है, शरणार्थी आए हैं, उनके रहने की व्यवस्था तो करनी ही करनी थी, उन्हें रोज़गार भी देना था, उन्हें काम भी देना था। इसके बाद रियासतों की समस्या। जो रियासतें थी, ठीक है, अलग अलग जगह थी जो, ठीक है, उन सब की समस्याएं कि उन्हें किस प्रकार से, उनके अंदर किस प्रकार से व्यवस्थाएं लागू करनी हैं। ठीक है, उन्हें किस प्रकार से बांटना है, या फिर किस प्रकार से उनमें जो कानून हैं, उनकी व्यवस्था है जो लागू करनी है, और भारत में किस प्रकार उन्हें मिलाना है। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। ठीक है, ऐसा तो नहीं था कि डायरेक्ट सीएम पीएम बने और उनका ही अधिकार चलने लगा। ठीक है, जो जगहें थी, अंग्रेज जिनके साथ मिलकर यहाँ शासन कर रहे थे, ठीक है, वह राजा थे, जो नवाब थे, जिनका शासन था रियासतों पर। ठीक है, वो भी तो समस्याएं थी। अब इसके अंदर जो राज व्यवस्था थी उसे बंद करके इसके अंदर, भारत के अंदर लोकतंत्र स्थापित करना था। ठीक है, यह भी एक समस्या थी बहुत बड़ी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। राजाओं को मनाना, ठीक है, कि यहाँ अब राजपाट नहीं चलेगा, यहाँ लोकतंत्र चलेगा, तो वो उनको भी मनाना एक बहुत ही कठिन काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजिमी था। ठीक है, लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी। नवजात नए नए, ठीक है, जो नवीनतम राष्ट्र बना था, तभी उसमें राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं अर्थात इच्छाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। ठीक है, 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी। ठीक है, पहले ही लोग काफ़ी थे, कुछ पाकिस्तान से आ गए, तो यहाँ जो जनसंख्या बहुत बढ़ गई। तकरीबन 34.5 करोड़ यह आबादी भी आपस में बंटी हुई थी। ठीक है, बंटा हुआ था ना, पूरा का पूरा राष्ट्र था, जो भारत राष्ट्र था, बंटा हुआ था। ठीक है, इसमें ऊंची जातियां और नीची जातियां, बहुत हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। ठीक है, देखो जैसे पीछे हम अन्य कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि
भारत में विविधता है, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि कुछ ऊंचे वर्ग के लोग थे, ऊंची जातियों वाले थे, कुछ नीची जातियों वाले थे, ठीक है, और धर्म सभी के अलग अलग थे। इस विशाल देश को के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। ये तो सरल सी बात है कि अगर सभी के समुदाय अलग हैं तो भाषाएं भी अलग ही होंगी, क्योंकि भारत एक छोटा राष्ट्र तो है नहीं था। उनके पहनावे में भारी फर्क था, अर्थात विविधता थी। वही बात आ गई, भिन्नता काफ़ी थी सभी। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता है? सभी को एक साथ लेकर चलना था। पहले तो राजा थे, सभी राजा अपने अपने शासन को चलाते थे, अपने अपने जो उनके जो रियासतें थी उन्हें चलाते थे। अब तो एक ही सरकार ने पूरे भारत को चलाना था, तो सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है ना, तो सभी को संगठित करना था। एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी को मिला लिया तो सभी को रोज़गार भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो विकास भी करना पड़ेगा। ओके। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। जो ज़्यादातर लोग थे ना, खेती वगैरह का काम करते थे तो गांव में ही रहते थे, ठीक है। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे, ठीक है। आजीविका जो उनका रोज़गार था, उन्हें पैसे कहाँ से मिलते थे, खाना कहाँ से मिलता था, जो किसान थे वो भी बारिश के ऊपर निर्भर रहते थे। बारिश आती थी तभी क्या होता था, गेहूँ या कृषि का जितना भी काम था, खेती का, सब बारिश पर ही निर्भर था। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्र की थी, ठीक है। गैर कृषि क्षेत्र अर्थात यहाँ कृषि नहीं होती थी, ठीक है, यहाँ कोई अन्य अर्थव्यवस्था से जो संबंधित कार्य चलते थे, वहाँ पर भी ऐसी ही समस्याएं थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। सभी कृषि से ही जुड़े हुए थे। शहरों में फैक्ट्री मजदूर, भीड़ भरी झुग्गियाँ बस्तियाँ मजदूर थे जो झुग्गियों बस्तियों में रहते थे। जो शहर के मजदूर थे वो भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे। यहाँ शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अब ये भी समस्या आ गई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की, ठीक है, ये भी समस्या थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, ठीक है, यहाँ लोगों को रोजगार मिल सके। अब रोजगार भी देना है, ठीक है, और उद्योगों का निर्माण भी करना है। उद्योगों के निर्माण से विकास होता और रोजगार भी मिलता। ये सभी समस्याएं थी। एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था, ठीक है। एक तो सभी को एक करना था और साथ में विकास भी करना था। दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलनी थी। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे, ठीक है। जो इनके बीच के मतभेद थे, सभी के जो विचार अलग अलग थे, उन सभी को एक करना भी तो बहुत मुश्किल कार्य था, ठीक है। और अगर इन्हें दूर ना किया जाता, इन्हें अगर एक ना किया जाता तो बहुत ही खतरनाक टकराव हो सकता था, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी समस्या थी कि सभी को साथ लेकर चलना है। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी, ठीक है। ये सभी समस्याएं जब राष्ट्र का निर्माण हुआ, भारत राष्ट्र का, तब की समस्याएं हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था, ठीक है। जो विकास था उसका जो लाभ था सभी को मिलना ही आवश्यक था। किसी एक तबके को वो जो बेनिफिट था अगर देते, ठीक है,
किसी एक विशेष वर्ग को या ऊंची जातियों को उसका बेनिफिट मिलता, तो ये भी तनाव का बहुत बड़ा कारण हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। तो इसके लिए क्या किया? सबसे पहले संविधान का निर्माण किया। ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। ठीक है, यद्यपि अर्थात फिर भी इस संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। ठीक है, अगर संविधान निर्माण करना था तो कहीं एक वर्ग के या फिर एक स्थान के लोगों को तो नहीं ले सकते थे, तो पूरे भारत से ही इसमें सदस्य है जो काम कर रहे थे, और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि एक ही पार्टी ने संविधान की रचना की, तो सभी पार्टियों के जो लोग थे उनके विचारों को भी लिया गया। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क अर्थात सभी को वोट डालने का अधिकार, ठीक है, सभी को वोट डालने का जो अधिकार था, इस चीज़ का प्रावधान किया गया था कि सभी ही वोट डाल सकते हैं। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। ठीक है, जो स्टार्टिंग जब संविधान निर्माण हुआ ना 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू कर दिया गया था, तो उसमें वोट डालने का अधिकार 21 साल से अधिक व्यक्ति को था, जबकि अब चेंज हो गया, अब 18 साल से अधिक वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। परंतु जब संविधान का निर्माण हुआ तब यह आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। देखो ऊपर देखा था ना कि जो प्रांत थे, सभी प्रांतों के अलग अलग जो प्रतिनिधि थे, जो राजा थे, उन प्रांतों पर अपना शासन चलाते थे, उन सभी को मनाया गया। फिर वो सभी जो प्रांत थे उन्हें भारत के अंदर एक राष्ट्र के अंदर उसे मिलाया गया। उसके बाद उस सभी जो राष्ट्र था, पूरा पूरा इंडिया था, उसके अंदर एक लोकतंत्र की स्थापना करनी थी। ठीक है, और यहाँ जो शासन करना था जिसने, वह लोगों के द्वारा चुना हुआ ही एक व्यक्ति होना चाहिए था, जो चुनाव के बाद एक अधिकारी होना चाहिए था। ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। ठीक है, वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार। देखो जिस प्रकार से भारत के अंदर संविधान निर्माण करने के बाद 21 साल से ऊपर व्यक्ति है जो, वह वोट डालने का अधिकार उसे मिल गया था, परंतु जो अन्य जिन देशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं उनमें धीरे धीरे एकदम से सभी को अधिकार नहीं मिला था। जैसे सबसे पहले जो व्यक्ति उच्च वर्ग के हैं, ज़्यादा अमीर हैं, उन्हें मिला अधिकार, फिर पढ़े लिखों को मिला अधिकार, फिर स्त्रियों को मिला अधिकार, उसके बाद सभी को। परंतु भारत में ऐसा नहीं था। भारत में एकदम से ही 21 वर्ष से सभी जो ऊपर व्यक्ति हैं वह वोट डाल सकते हैं, उन्हें यह अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया, मजदूर पुरुषों में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वह अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, सभी को एक साथ ही यह अधिकार दे दिया गया था। ओके, संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीति व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो। ठीक है, ये आ गई ना विविधता की बात, कि हिंदू, मुसलमान, सिख भी थे, परंतु हिंदू आदर्शों पर आधारित हो, कुछ लोगों का ऐसा मानना था, और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए।
अपनी बात के समर्थन में उन्हें पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन एक खास समुदाय मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, जो पाकिस्तान है वह एक विशेष जाति धर्म या फिर एक समुदाय के नाम पर बना था, मुसलमानों का पाकिस्तान। उसी प्रकार से हिंदू भी चाहते थे जो भारत राष्ट्र है उसमें जो राज व्यवस्था है वो हिंदू आदर्शों पर आधारित हो। ठीक है, परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले पीएम भी हैं, जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। ठीक है, ओनली हिंदू तो नहीं थे, मुसलमान भी थे भारत में। इस प्रकार से जो हिंदू आदर्शों पर भारत की जो नींव को रखा नहीं जा सकता था। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिया गया जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसा हिंदुओं को दिया गया। ओके, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू।